हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लैंड पे रहते हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे हम पैसा कमाते हैं वो सब कुछ लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं। और हम लैंड को डिफरेंट वेज से मतलब डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग लैंड को यूज़ करते हैं क्रॉप की कल्टीवेशन करने के लिए, तो कुछ लोग यूज़ करते हैं उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। ओके, तो इस तरह से हम डिफरेंट वेज से लैंड को यूज़ करते हैं। और लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जितने भी काम हम करते हैं मैक्सिमम वो सब लैंड पे ही करते हैं। ओके, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। अब यहाँ पे आपको ये तो बताया गया कि लैंड मतलब क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन बात ये है ना कि लैंड फाइनाइट मैग्नीट्यूड में अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि लैंड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, जितना चाहे उतना यूज़ करें। हमारे पास कुछ फिक्स्ड एरिया है लैंड का। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है जिससे कि हम लैंड को बहुत ही अच्छे से यूज़ करें और ऐसा ना हो कि हम पूरा उसको एक्सप्लॉइट करें जितना हमारे पास है, फिर आने वाले टाइम में हमारे पास बचे ही ना। तो इस वजह से हमें एक प्लानिंग करके अच्छे से लैंड को यूज़ करना है जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इंडिया में जो लैंड की वैरायटी है वो अलग अलग है। जैसे कि कोई एरियाज़ है जहाँ पे माउंटेन है, हम जानते हैं माउंटेन्स, एंड कोई एरियाज़ है जहाँ पे प्लेट्यू है, कोई प्लेन है, कोई आइलैंड है। अब बेसिकली प्लेट्यू क्या होता है, तो प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। तो ये जो प्लेट्यू होता है वो सपोज ये हमारा लैंड का एरिया है। ओके, तो ये होता है मतलब जो कि समतल भूमि होती है, जैसे कि एकदम प्लेन होता है एरिया, वो प्लेन लैंड होता है। नाउ अब यहाँ से अगर एक तरह से आप टेबल देखे होंगे, तो यहाँ से सपोज़ ये टेबल है, तो टेबल में क्या होता है, ऊपर से ये फ्लैट होता है। तो इसी तरह प्लेट्यू भी जो है वो ऊपर से फ्लैट होता है, एंड ये जो ये एरिया होता है लैंड का उससे हाई होता है, ऊंचा होता है। ओके, ये जो रेस्ट पार्ट है यही प्लेट्यू हो जाएगा हमारा, वो ऊपर से फ्लैट होता है। ओके, सो आई होप आपको प्लेट्यू समझ में आ गया है। प्लेन आप जानते हैं जो कि प्लेन सरफेस होता है। आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड ऐसे लैंड होते हैं जो कि हर साइड से पानी से घिरे हुए होते हैं, उनको हम आइलैंड बोलते हैं। अब 43% हमारे यहाँ लैंड जो है वो प्लेन है। ओके, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर जैसे हमको फैसिलिटी मिलती है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ रन कर सकते हैं। और 30% हमारे यहाँ माउंटेन है जहाँ पे हमेशा रिवर्स का पेरिनियल फ्लो होता रहता है। पेरिनियल फ्लो का मतलब ये होता है कुछ ऐसे रिवर्स होते हैं जो कि पूरे ईयर पूरे साल जो है बहते रहते हैं, वो कभी नहीं सूखते, तो उनको बोलते हैं पेरिनियल फ्लो। ओके, और माउंटेन्स पे हमको टूरिज़्म की फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंब करने के लिए आते हैं या फिर समर वैकेशंस में जाते हैं, तो वहाँ पे माउंटेन्स पे हमको टूरिज़्म की फैसिलिटी मिलती है। 27% जो हमारे कंट्री का एरिया है वो है प्लेट्यू, जो कि मैंने आपको बताया। वहाँ पे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट ये सब कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। मतलब कि लैंड को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे कैसे हम लैंड को यूज़ करते हैं। ओके, सो पहला तो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वो एरिया जहाँ पे ट्रीज़ बहुत सारे हो गए। ओके, तो वो हो गया फॉरेस्ट। नाउ सेकंड जो है हमारा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि पहला हो गया बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड मतलब ये होता है कुछ ख़राब ज़मीन होती है, या बैरन मतलब बंजर भूमि जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते, अनफर्टाइल लैंड। नाउ सेकंड जो हमारा आता है वो है लैंड पुट ऑन
पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस का मतलब होता है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। जैसे ये प्लेसेस हो गए जहाँ पे आपके हाउस बने हुए हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी रोड हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ब्रिज हैं, ये सारे एरियाज जहाँ पे हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते। ना जो हमारा थर्ड आता है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अंदर फैलो लैंड नहीं आता। फैलो लैंड ऐसा लैंड होता है जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं लेकिन हम वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करते, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। यहाँ पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आता है पहला परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेसिंग लैंड। परमानेंट पैस्चर मतलब जो चरवाहे होते हैं ना, वो अपने कैटल्स को लेके आते हैं फील्ड पे ग्रेज कराने के लिए, तो वो परमानेंट उन्हीं का हो जाता है क्योंकि उनको उससे फूड मिलता है कैटल्स को, तो वहाँ पे हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकंड जो हमारा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कि अपने आप ही मतलब कह सकते हैं ग्रो कर जाते हैं, उनको बिना किसी ह्यूमन एक्टिविटी के ही अपने आप ग्रो कर जाते हैं, वो सारे ट्रीज़ आते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ आपने आपने आस पास देखा होगा, तो ये सारे होते हैं, वहाँ पे हम कोई खेती नहीं कर सकते हैं। नाउ थर्ड जो है वो हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गया। ओके, ये जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, ये ऐसे लैंड होते हैं जिनको हम 5 साल से ज़्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, मतलब वहाँ पे कोई खेती नहीं करते 5 साल से ज़्यादा के लिए। ना हमारा है फोर्थ फैलो लैंड। फैलो लैंड मैंने आपको बताया कि ऐसे लैंड जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, खेती नहीं करते हैं ना। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक है करंट फैलो। करंट फैलो ऐसे लैंड होते हैं जिनको हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं 1 साल या 1 साल से कम के लिए। और जो अदर देन करंट फैलो होते हैं वो ऐसे लैंड होते हैं जिनको हम 1 से 5 साल के बीच में अनकल्टिवेटेड मतलब कि वहाँ पे कोई भी खेती नहीं करते हैं 1 से 5 साल के बीच में। ना हमारा जो फिफ्थ है वो है नेट सोन एरिया। इसको हम एक इमेज से समझेंगे। नेट सोन एरिया जैसे कि सपोज ये एक फील्ड है 2 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर का ये एक फील्ड है। अब यहाँ पे अगर 1 ईयर में 1 साल में केवल एक क्रॉप ग्रो हो रही है तो हम कहेंगे इसे कि ये हमारा नेट सोन एरिया है। ओके, एंड यहाँ पे ये भी दिया है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये होता है कि सपोज ये भी 2 हेक्टेयर का है एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 साल में 3 क्रॉप्स ग्रो करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो था हमारा इसमें पहले वाले केस में, यहाँ हमने 1 साल में केवल 1 क्रॉप ग्रो करा है, तो ये हो गया हमारा नेट सोन एरिया। एंड यहाँ दूसरे वाले में हमने 1 साल में 3 क्रॉप्स मतलब 1 से ज़्यादा क्रॉप्स अगर ग्रो कराते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ग्रास क्रॉप्ड एरिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। मतलब किस तरह से हम लैंड को इंडिया में यूज़ करते हैं, क्या पैटर्न है। ओके, तो चलिए देखते हैं। लैंड को यूज़ करने के 2 फैक्टर हैं, एक है फिज़िकल फैक्टर, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिज़िकल फैक्टर में आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ये होता है जो हमने वैरायटी देखी थी लैंड की, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड आइलैंड, ये सारे हो गए टोपोग्राफी। ओके, हम यूज़ करते हैं लैंड को टोपोग्राफी देखकर। ओके, अब ऐसा नहीं है ना कि हम माउंटेन पे जाएंगे वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एरिया जिस चीज़ के लिए सुटेबल है हम वही चीज़ वहाँ पे करेंगे। ओके, ना सेकंड है हमारा क्लाइमेट। ओके, एंड जो थर्ड है हमारा वो है सॉइल टाइप्स। ओके, एंड ह्यूमन फैक्टर में हमारा आता है पॉपुलेशन डेंसिटी,
पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब जितने लोग जहाँ पे रहते हैं उस तरह से हम लैंड का यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसे कि एक एरिया है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे कि वहाँ पे कल्टीवेशन करने, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही लोग रह रहे हैं एंड वहाँ पे पहले से ही घर हैं, तो वहाँ पे हमको एरिया ही नहीं मिलेगा वो कल्टीवेशन करने के लिए। एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, मतलब टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि हम अपने काम को कर सकें। ओके, नाउ जो थर्ड है हमारा वो है कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओके, सो ये तो थे कुछ फैक्टर्स जिनको हमने डिस्कस किया। एंड यहाँ पे देखिए आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। सो चलिए देखते हैं पाई चार्ट को। यहाँ पे जो ये ग्राफ दिया है ये बता रहा है कि 1960 एंड 61 में क्या पैटर्न था लैंड का, लैंड यूज़ पैटर्न क्या था, एंड 2014-15 में क्या था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉरेस्ट का अगर हम देखें तो फॉरेस्ट 18.11% है। ओके, ना यहाँ पे यही चीज़ बढ़ के 23.3% हो गया है। ओके, सो ये अच्छी बात है कि फॉरेस्ट बढ़ गए हैं। ओके, ना यहाँ पे बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है, तो ये है हमारा 18.11%, ये है 5.5%। तो इसी तरह सारा दिया हुआ है, जैसे कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस ये हमारा है 4.95%, यहाँ पे है 8.7%। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर है, यही आपको देख के यहाँ पे देख लेना है सब कुछ। जैसे कि यहाँ नेट सोन एरिया ये यहाँ पे 1960 में ये 46.26 था, जबकि यहाँ 2014 में ये 45.5% हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं घटा है, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि पहले ये पैटर्न क्या था एंड अब ये पैटर्न क्या है। सो यहाँ पे भी एक दिया हुआ था पाई चार्ट, जहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे यहाँ प्लेन कितना है, 43% है, एंड माउंटेन जो है हमारा 30% है, प्लेट्यू हमारा 27% है। सो चलिए देखते हैं। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हमारे पूरे टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब जो लैंड यूज़ डेटा है हमारा वो केवल 93% ही हमें मिला है। अब ऐसा क्यों है, 7% कहाँ गया? क्योंकि हमारे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं असम को छोड़ के, ओके, वहाँ का सर्वे नहीं किया गया है, तो हमें वहाँ से कुछ डेटा नहीं मिले। और कुछ एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का जो कि पाकिस्तान एंड चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो वहाँ का भी सर्वे नहीं हुआ है, तो वहाँ से हमारा जो डेटा है वो नहीं मिला है। ओके, ऊपर जो हमने पाई चार्ट देखा ये दोनों, अब इसका यहाँ नीचे थ्योरी दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो लैंड है परमानेंट पैस्चर का वो भी डिक्रीज़ हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ये कितना था 4.71%, लेकिन अब ये घट के हो गया 3.3%। ओके, तो क्या जो कैटल्स थे क्या अब वो ग्रेज ही नहीं करेंगे? मतलब कि जो चरवाहे होते थे अपने कैटल्स को लाते थे फील्ड पे ग्रेज कराने के लिए, तो अब वो कहाँ जाते होंगे? ओके, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर ये है कि हमने अपने टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की है। ओके, और इससे क्या हुआ कि हमने टेक्नोलॉजी बना लिया जिससे कि हम क्रॉप के जो रिमेन्स होते हैं उनसे फूड क्रॉप बनाते हैं। ओके, और इसको अपने कैटल्स को देते हैं। और दूसरा ये है कि जो क्रॉप्स होते हैं हम ऐसे क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं जो कि फूडर और फूड दोनों की तरह यूज़ किया जा सके, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। तो इस तरह से हमारे जो कैटल्स हैं वो भी भूखे नहीं रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे ये बताया जा रहा है कि जो हमारे अदर देन कैरेंट फैलो लैंड हैं वो या तो पुअर क्वालिटी के हैं या तो उनकी कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो अदर देन करेंट फैलो हमने देखा था कि ऐसे लैंड होते हैं जिसको हम 1 से 5 साल के बीच में अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है अब क्या है कि अदर देन करंट फैलो के अंदर जो लैंड आती है ना, इसको हम 1
या 2 बार कल्टीवेट करते हैं 2 से 3 साल के अंदर। अगर हम इसको नेट सोन एरिया में इंक्लूड कर लें, क्योंकि नेट सोन एरिया में भी हम क्या करते हैं, 1 साल के अंदर एक ही क्रॉप जो है उसे ग्रो कराते हैं। तो अगर इसके अंदर हम इसको हम नेट सोन एरिया के अंदर इंक्लूड करें तो हमारा जो नेट सोन एरिया आएगा उसकी जो रिपोर्टिंग जो एरिया आएगी टोटल, वो आएगी 54%। ओके, अब जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का वो वैरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। बिकॉज अगर हम देखें कि पंजाब हरियाणा में तो ये जो नेट सोन एरिया है ये 80% है, और अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड तो यहाँ पे 10% ही है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज हम जैसा कि जानते हैं कि ये जो एरिया है पंजाब हरियाणा के, ये सब प्लेन एरियाज़ के स्टेट हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लेन एरिया हमने पढ़ा है कि वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं। अब जैसे मणिपुर है, मिज़ोरम है, तो ये सारे माउंटेनियस रीजन में आते हैं, अंडमान निकोबार या आइलैंड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सी चीज़ें हैं। ओके, तभी हम वहाँ पे वो चीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा में प्लेन एरिया पाई जाती है, इसलिए यहाँ का जो नेट सोन एरिया है वो है 80%। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेस्ट एरिया। सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लॉन्च की गई थी, और इसमें ये कहा गया था कि हर एक कंट्री में 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। ओके, अब ये इसलिए मतलब ज़रूरी माना गया क्योंकि इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहेगा। जैसे कि इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल प्लांट ही प्लांट हो जाएं, या फिर ओनली ह्यूमंस ही हो जाएं, केवल एनिमल्स ही हो जाएं। सबका एक बैलेंस बना रहे। ओके, फ्लोरा एंड फौना का बैलेंस बना रहे, इस वजह से ऐसा किया गया। अब हम जानते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लोग। तो उनकी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। ओके, अब जो पार्ट है वेस्ट लैंड का, मतलब कि जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते, नॉन एग्रीकल्चर यूज़र है, उसको हम बोलेंगे वेस्ट लैंड। जैसे कि इसके अंदर हमारा आता है वो लैंड आता है जहाँ पे रॉकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं, एंड कह सकते हैं रेतीले जो एरियाज़ हैं वो सारे आ गए नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में। ओके, सो यहाँ पे हम जो है जैसे कि और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रोड हैं, रेलवे, इंडस्ट्री, ये सब कुछ सेटल किए गए हैं, तो ये सारे भी उन्हीं एरियाज़ में आ गए नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में। अब हमने कंटिन्यूस यूज़ किया लैंड का, बहुत सालों से, हम बहुत सदियों से हम यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, तो हमें ज़रूरत है कि हम इसको कंजर्व करें और मैनेज करें, क्यों, जिससे कि लैंड डिग्रेड ना हो, मतलब लैंड जो है वो ख़राब ना हो। बिकॉज इससे आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर लैंड डिग्रेड हो गया तो। हो रहा है, बट अभी हमको ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे कि आगे चल के लैंड जो है वो डिग्रेड ना हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हम सदियों से जो है लैंड को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन देते आ रहे हैं, मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने हमें दिया, आफ्टर दैट हम जो है अपने चिल्ड्रंस को देंगे। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। हम 95% जितनी भी हमारे बेसिक नीड है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वो सब कुछ हम लैंड से ही ऑब्टेन करते हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो लैंड को डिग्रेड कर रही हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि लैंड ख़राब होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग करते हैं, बल्कि हम लोग के एक्टिविटी के चलते जो नेचर है वो खुद भी लैंड को डिग्रेड कर देता है। ओके, जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने माइनिंग की। ओके, हमने सपोज़ आयरन ओर निकाला। अब क्या है कि हमने जब माइनिंग की तो माइनिंग तो कर ली हमने, लेकिन हमने गड्ढे छोड़ दिए। अब गड्ढे जब छोड़ दिए तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, लैंडस्लाइड आएगी, सॉइल लूज़ हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहले हमने डिग्रेड किया, उसके बाद नेचर ने भी लैंड को डैमेज किया। ओके,
कुछ ह्यूमन एक्टिविटी हैं जो लैंड को डिग्रेड करती हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब पेड़ को काटना। ओवर ग्रेजिंग मतलब जब एनिमल्स जो हैं, जब वो घास खाने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, घास तो खाते हैं लेकिन उसके साथ जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की उसको भी मतलब खाते हैं। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं जब वो घास को च्यू करते हैं तो उसके साथ अपर मोस्ट जो सॉइल है वो भी आ जाती है। और जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है। लेकिन जब वो चीज़ रिमूव हो जाती है ना तो सॉइल जो है, मतलब लैंड जो है वो डिग्रेड होने लगता है। ओके, नाउ माइनिंग का मैंने बता दिया कि पिट्स जो है गड्ढे छोड़ देते हैं और उससे क्या होता है, बारिश होती है तो लैंडस्लाइड आती हैं एंड सॉइल लूज हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। ओके, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि माइनिंग जो साइट है वहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े डीप स्कार्स छोड़ देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम होती है। अब कुछ स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ एंड उड़ीसा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड जो है वो डिग्रेड होता है। कुछ स्टेट हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड होता है। और पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है वहाँ पे ओवर इरिगेशन के वजह से लैंड डिग्रेड होता है। ओवर इरिगेशन मतलब जब अपने फील्ड में ज़्यादा पानी डालने लगते हैं फार्मर्स तो उसे बोलते हैं ओवर इरिगेशन। उससे क्या होता है कि पानी के अंदर सैलिनिटी मतलब नमक जो है वो ज़्यादा हो जाता है एंड एल्कानिटी वो भी ज़्यादा हो जाता है। अल्काइन एक नेचर होता है जिसमें केमिकल जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से सॉइल मतलब जो लैंड है वो डिग्रेड होने लगता है। अब जो मिनरल प्रोसेसिंग है, ओके, जैसे कि लाइमस्टोन का होता है हमारे सीमेंट इंडस्ट्री में एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन का होता है सेरेमिक इंडस्ट्री में। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में और जब वो डस्ट ऊपर जाता है तो फिर वो लैंड पे भी आएगा और इससे क्या होता है कि वो सॉइल पे जो है आ जाता है और इससे जो है पानी जो है नीचे नहीं जा पाता है, मतलब सॉइल के अंदर पानी नहीं जा पाता है। ओके, सो अब ये तो थी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं। अब इससे किस तरह से हम बच सकते हैं, चलिए वो देखा जाए। तो पहला हम बच सकते हैं एफॉरेस्टेशन से। जैसा हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन मतलब उसमें पेड़ों को काटा जाता है एंड एफॉरेस्टेशन में पेड़ लगाएंगे अगर तो लैंड डिग्रेडेशन से हम बच सकते हैं। ओके, एंड ग्रेजिंग का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितने एरिया में जो है कैटल्स ग्रेज कर सकती हैं, तो उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे कि जो ओवर ग्रेजिंग जैसी प्रॉब्लम वो ना आए। और हमें प्लांटिंग में शेल्टर बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। ओके, जिससे कि अगर जो कैटल्स हैं वो ग्रेस करें भी तो उससे वो जो लेयर है टॉप उसको ना रिमूव कर पाएँ। ओके, एंड जो एरियाज़ जैसे कि रेत के कुछ एरिया डिज़र्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे थ्रोनी बसेस का यूज़ कर सकते हैं हम। थ्रोनी बसेस से क्या होगा कि वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनको होल्ड करके रखेंगे जिससे कि जो लैंड है वो डिग्रेड भी नहीं होगा। ओके, एंड जो वेस्ट लैंड होता है उसके लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कि जो डिस्चार्ज है मतलब अनवांटेड जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे लैंड पे ना जाएं, जिससे कि जो लैंड है वो डिग्रेड ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। ये थी आज की वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, एंड बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, यू आर फ्री टू आस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉइल एज अ रिसोर्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए बिकॉज यू नो वेरी वेल शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।